मॉर्निंग में हमने दो टेबल बनाई थी। आई मीन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव क्रिएटेड द टू टेबल्स, दैट इज अ क्रिएट टेबल कॉलेज एंड उसके ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स थे, दैट इज 3 एट्रीब्यूट्स, कॉलेज कोड एंड कॉलेज नेम एंड कॉलेज एड्रेस। द सेकेंड टेबल विच वी हैव टेकन हियर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट टेबल बनाई थी एंड दिस टेबल इज रिलेटेड टू द कॉलेज टेबल। आई मीन इसमें हमने ये रेफरेंस कीवर्ड यूज किया था जिसकी वजह से ये दोनों टेबल एक दूसरे का, आई मीन यहाँ कॉलेज टेबल एज अ पेरेंट टेबल की तरह काम कर रही है और जो स्टूडेंट टेबल ये चाइल्ड टेबल है। इसका रीजन क्या है कि अगर हम इस स्टूडेंट टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना चाहें एंड दैट डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलेज टेबल, वी कैन नॉट इंसर्ट दैट डेटा। आई मीन इंसर्ट कर सकते हैं बट अगर आपने जो कॉलेज कोड यहाँ इंसर्ट किया और वो कॉलेज कोड अगर आपका इस स्टूडेंट टेबल में नहीं है तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। नाउ आई विल टेल द फॉरेन की। एक्चुअली फॉरेन की और ये दोनों एक ही चीजें हैं। जब भी हम फॉरेन रेफरेंसेस अकेले भी यूज किया जा सकता है, जबकि फॉरेन की अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ रेफरेंस कीवर्ड लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ कि मैं फिर से एक स्टूडेंट टेबल बनाने जा रही हूँ और उसमें आपको ये सारी चीजें फिर से बता रही हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने अभी लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि यहाँ पर एक तरीका तो ये है फॉरेन की को डिफाइन करने का, ये जो देखो यहाँ पे सेल्स में डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर ये वाली चीजें। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों चीज देखेंगे, कंस्ट्रेंट के बारे में भी देखेंगे और ये। तो चलो एक नई टेबल बना रहे हैं और उसका नाम मैं student1 रख दे रही हूँ। तो नाउ अगेन क्रिएट टेबल, टेबल नेम stu1 कर दिया मैंने। नाउ एंटर दिस और इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। रोल नंबर का जो डेटा टाइप मैंने रखा यहाँ पे नंबर है और इसका जो साइज मैंने लिया वो 10 है। एंड यहाँ पर मैंने इसका जो कंस्ट्रेंट डिफाइन करने जा रही हूँ बिकॉज द रोल नंबर है तो स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक एंड नॉट नल होना चाहिए, हर किसी को एक रोल नंबर प्रोवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज करने जा रही हूँ प्राइमरी की, प्राइमरी की। लेकिन इस प्राइमरी की का एक निकनेम मुझे डिफाइन करना है ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे इस प्राइमरी की को डिसेबल या इनेबल या ड्रॉप करना है तो मैं उसके निकनेम से इसको पहचान सकूं कि इस प्राइमरी की का निकनेम, जैसे मेरा निकनेम है पुष्पा है, घर का नाम कुछ और है, आप सभी का निकनेम होता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नाम क्या, ऑफिशियल नेम क्या है, प्राइमरी की है। व्हाट इज द यूज ऑफ कीपिंग द निक नेम ऑफ दिस प्राइमरी की? कारण क्या है कि जब मैं इसे कॉल करूं तो हर किसी का एक नाम होना चाहिए जिससे आप उसे रिमेम्बर कर सके। तो इसी तरह से सिस्टम, अगर आप नाम नहीं दे रहे तो सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है एक निक नेम, ये जो भी कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं। तो स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रेंट, CONSTRANT, कंस्ट्रेंट एंड देन आई थिंक कंस्ट्रेंट एंड देन इस कंस्ट्रेंट का निकनेम मैं रखने जा रही हूँ PK1। सपोज करो ये प्राइमरी की है, आप कुछ भी रख सकते हैं XYZ एनी नेम। अब मैं नाम ऐसे रखती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड होना चाहिए। PK1 का मतलब क्योंकि इन फ्यूचर मुझे याद होना चाहिए कि यार प्राइमरी की का मैंने क्या निकनेम रखा था। तो आप यहाँ पे याद रखें तो इसलिए ऐसा नाम दीजिए जो आपको इन फ्यूचर याद रहे। तो ये प्राइमरी की का निकनेम हो गया एंड दैट इज द ऑप्शनल। आई मीन ये जो पार्ट है आप चाहो तो दो या ना दो, जैसे प्रीवियस टेबल में आप देखिए मैंने नहीं दिया था फिर भी वो क्रिएट हो गई। लेकिन इससे फायदा ये होता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉप दिस कंस्ट्रेंट इन फ्यूचर या आप इसे डिसेबल या इनेबल करना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कॉमा, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट नेम, तो एस नेम। एस नेम करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा वर्क एट डेटा टाइप 2 लिखा और इसका साइज मैंने 20 डाल दिया। नाउ अब यहाँ पर भी मुझे एक कंस्ट्रेंट लेना है और नॉट नल लेने जा रही हूँ तो उसका भी नाम मैंने रख दिया यहाँ पे NN1 क्योंकि इसका फुल फॉर्म है नॉट नल, तो मैंने उसका शॉर्टकट जो रखा वो NN1 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख लीजिए एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया क्लास। क्लास है, क्लास का जो डेटा टाइप मैंने लिया था यहाँ पर वर्कर ले लेते हैं, फिर से सेम वही चीजें वर्कर2 एंड द क्लास विल बी द 5 कैरेक्टर, से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए तो साइज मैंने 5 डाल दिया। और बिकॉज इसमें मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करने जा रही हूँ चेक कंस्ट्रेंट, तो यू कैन गिव द नेम हियर ऑल्सो, आप इसका भी एक निक नेम रख सकते हैं, दैट इज अ कंस्ट्रेंट एंड निक नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया CHK1 रख दिया। नाउ CHK1 is nothing but the nickname of check constraint and define here check constraint
देन यूज द लेफ्ट पैरेंथेसिस, और किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं आप, क्लास पे, क्लास में देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं सिंगल कोट्स, देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं CS कॉमा IT, और भी आप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कॉमा, मान लीजिए मैंने यहाँ EC लिख दिया, एंड देन क्लोज 2 पैरेंथेसिस यहाँ पे आ गया, देन पुट द कॉमा हियर। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जो डिफाइन करना था क्लास, चलो नेक्स्ट हमने लिया था फी के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं नंबर में भी हमने क्या लिया यहाँ पर 8 कॉमा, आई मीन फ्लोट वैल्यू लेनी है तो आपने 8, यू कैन टेक हियर 8,3, आप डेसिमल कितनी भी डिजिट्स तक डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ फीस में मैंने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू कुछ डालनी, अगर आप इंसर्ट ना करें तो ये डिफॉल्ट कुछ ले ले, तो डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 40,000, ये 40,000 ले लेगा, या डिफॉल्ट आपने यहाँ पे 50,000 कर दिया, कितनी भी फीस, तो अगर आप कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 50 ले लेगा। नाउ अब नेक्स्ट है, क्योंकि मुझे इसको कॉलेज टेबल से रिलेट करनी है, तो कॉलेज टेबल से रिलेट करनी है तो मैंने यहाँ पे बनाया कॉलेज, प्रीवियस टेबल में मैंने क्या नाम दिया था वो देख लेती हूँ, तो दैट इज द CC कोड मैंने दिया था, और उसका जो डेटा नंबर 3 है, तो यहाँ पर C कोड, और इसका डेटा टाइप जो है वो नंबर है, और साइज मैंने दिया था 3। अब एक्चुअली ना मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस नहीं डिफाइन करने जा रही हूँ, आई मीन दिस कॉलम इज हैविंग सम कंस्ट्रेंट एज वेल एज, इसमें रेफरेंस की मुझे डिफाइन करनी थी, बट एट दिस लेवल आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन, मैं इसे टेबल लेवल पे डिफाइन करना चाहती हूँ, आई मीन मुझे बाद में डिफाइन करना है किस पे करना, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉरेन कीवर्ड, दैट इज FOREIGN, फॉरेन की लिखा मैंने। अब फॉरेन कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब अगर ये कॉलेज कोड नंबर है, अगर आप इसके बगल में यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने बाकी सब में डिफाइन किया था, अगर आप यहाँ ना करके इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की। अब ये 5 कॉलम है आपके पास, दैट इज अ रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस, कोड, इन पांचों एट्रीब्यूट में से किस पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज द कॉलेज कोड, तो मैंने यहाँ पे लिखा CC कोड, इस पे आप डिफाइन करना चाहते हैं, किसके रेफरेंस में, आई मीन जो आप यहाँ पे डाल रहे हो फॉरेन की, किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, कॉलेज कोड, ये जो कॉलेज कोड है किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट 1 टेबल का है। नाउ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किस टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं, दैट इज द कॉलेज टेबल। कॉलेज टेबल के किस कॉलम से ले रहे हैं, कॉलेज टेबल में भी बहुत सारे कॉलम है, 3 कॉलम है, कॉलेज कोड है, कॉलेज नेम है, कॉलेज एड्रेस है, तो मुझे कॉलेज टेबल का कॉलेज कोड चाहिए जिससे मैं इस टेबल के इस कॉलेज कोड को लिंक कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसको लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया क्योंकि ये लास्ट कॉलम है, इसके बाद कुछ नहीं करना है मुझे, तो मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया। नाउ क्लोज दिस सेमी कॉलन एंड दिस। अब इसे हम रन करते हैं। वो एक्चुअली लॉग आउट हो गया होगा, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, नो इशू, हिस्ट्री में देख लेते हैं। ओके, आई हैव टू टाइप वंस अगेन, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैंने स्टूडेंट 1 लिया था, then write here roll number, and
एंड इसका डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा नंबर, और आपने यहाँ 10 डिजिट का लिया था। कंस्ट्रेंट हमें डिफाइन करना है, तो कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए हमने ये कंस्ट्रेंट कीवर्ड लिया एंड देन इसका निकनेम रखना है, दैट इज़ अ pk1, और यहाँ पर हमने लिखा प्राइमरी की, देन पुट द कॉमा एंड अगेन यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो लिया था स्टूडेंट नेम लिया था, स्टूडेंट नेम का डेटा टाइप work@2 लिया है एंड देन आपका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं, और इसमें अगर आपको नॉट नल करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यहाँ पे NN1 ले लिया था और नाउ दिस इज़ द नॉट नल। नेक्स्ट यहाँ पर आपने लिया था क्लास, क्लास में आपने लिया work@2, साइज मैंने यहाँ पर ले लिया 5, और यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो द कंस्ट्रेंट दैट इज़ अ चेक कंस्ट्रेंट। अगर हम लें चेक का निक नेम हम ले लेते हैं CHK1 ले लिया एंड नाउ राइट हियर CHK चेक, किस पे अप्लाई करना है, दैट इज़ अ क्लास, तो पैरेंथेसिस लगाइए और क्लास लिखिए, क्लास इन, देन किस में होगा, दैट इज़ अ CS आपने लिया, CS कॉमा, देन IT ले लिया कॉमा, आपने EC ले लिया एंड क्लोज दिस एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास फी। फी अगर हमने लिया तो इसका डेटा टाइप हमने ले लिया नंबर, और साइज हमने ले लिया मान लीजिए 9,2 ले लिया, यू कैन चेंज एनीथिंग हियर। ना इसमें भी अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डालना चाहें कि डिफ़ॉल्ट अगर हम एंटर नहीं करते तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ले ले, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी मैंने यहाँ सेट कर दी, मान लीजिए 50,000 कर दी। नाउ पुट द कॉमा। नेक्स्ट हमारा जो है, क्योंकि इसे कॉलेज टेबल से रिलेट करना है तो आपको सेम नेम यूज़ करना है एंड डेटा टाइप कॉलेज टेबल में जो था कॉलेज कोड एंड नंबर, दैट इज़ नथिंग बट द 3 एंड पुट द कॉमा। नाउ अब ये फॉरेन की, आप यहाँ पे फॉरेन की आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप फॉरेन कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसे नेक्स्ट कॉलम में ले जाके कर सकते हैं। तो फॉरेन की, वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस फॉरेन की फॉर विच कॉलम, आई मीन स्टूडेंट टेबल के कॉलेज कोड पे जाके हमें करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CC कोड, दिस CC कोड इज बिलोंग्स टू स्टूडेंट 1। नाउ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किस कॉलेज टेबल पे जाएंगे, कॉलेज टेबल के किस कॉलम से लेना है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज द CC कोड। नाउ क्लोज दिस and close this left parenthesis and semicolon, then run this। मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, कहीं पे लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पर मिसिंग है, ये 1 टेबल क्रिएटेड हो गया, क्योंकि फॉरेन की आपको जिस कॉलम पे लगाना उसको ब्रैकेट में रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 टेबल क्रिएटेड हो गई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट है इन सबका यहाँ पे प्रॉपरली है। तो एक तरीका तो ये है जो कि हमने यहाँ पर देखा कि ये फॉरेन की को आप ऐसे, अगर आप फॉरेन कीवर्ड यूज कर रहे हैं, when you are using the foreign key then you have to define this constraint at the table level। table level का मतलब है कि आपको उस, जब आप कॉलम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके सामने नहीं बल्कि एज अ कॉलम इसको यहाँ पर ट्रीट करना होगा। और जब आप फॉरेन की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रेफरेंसेस जरूर लिखने होंगे, आई मीन रेफरेंस तो बताना ही पड़ेगा ना कि फॉरेन की किस के रेफरेंस में आप बना रहे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर ये जो पिछली टेबल बनाई थी कॉलेज के रेफरेंस में, तो यहाँ पर आपका ये देखिए कॉलेज कोड है, रेफरेंसेस है और कॉलेज कोड यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ये इसको पेरेंट टेबल से जब रिलेट किया था चाइल्ड टेबल को, तो यहाँ पर मैंने इस रो के सामने ही यहाँ पर यूज किया था। तो इन दैट केस यू डोंट रिक्वायर द फॉरेन की, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि आप उसी रो पे खड़े हुए हैं। तो आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि आप इसके लिए फॉरेन की बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कि ये जब बन गया है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज इंसर्ट होगी, बिल्कुल इंसर्ट होगी। आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट। मैंने यहाँ पर इसका जो नई टेबल बनाई है मैंने वहाँ स्टूडेंट 1 रखा है, STU1 रखा है और रोल नंबर ये है। आई थिंक सेम ही चीज ले रखा है। एंड दिस कॉलेज कोड विल नॉट वर्क बिकॉज 129 इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलेज कोड। तो आई एम टेकिंग हियर दिस एंड देन रन दिस। चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्योंकि वहां पे मैंने लोअर केस ले रखा है और यहाँ अपर केस है तो ये नहीं ले रहा है, तो CS कर देंगे तो ये ले लेगा यहाँ पर। तो ये देखिए 1 रो इंसर्ट हो गई। अब देखिए सपोज करिए अगर आपको स्टूडेंट 1 में कोई वैल्यू डालनी है, अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया मैंने 140, ये क्योंकि ये जो है कॉलेज कोड है स्टूडेंट टेबल में, और 140 नाम का जो आपका कॉलेज टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा तो यहाँ पे आ गया यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि 140 है ही नहीं यहाँ पर। तो आपका अच्छा दूसरी यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब है यहाँ प्राइमरी की सेम हो रही है, इसको मैं कुछ कम कर दे रही हूँ तो ये हो गया। नाउ दिस अगेन देखिए मैसेज आ गया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड, क्योंकि 140 आपकी पेरेंट टेबल में नहीं है। लेट्स सी कि पेरेंट टेबल में क्या डेटा है। तो आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। देख लेते हैं कि कॉलेज टेबल में क्या है। तो कॉलेज टेबल में केवल 128 का रिकॉर्ड है, इस वजह से वो नहीं ले रहा है। अगर हमें यहाँ पर नल डालना हो, 140 की जगह अगर मैंने यहाँ पे नल कीवर्ड यूज किया, आई डोंट वांट टू इंसर्ट एनी कॉलेज कोड बिकॉज यहाँ पे, तो देखते हैं क्या ये काम करेगा। Yes, 1 row inserted, you can see here. ये देखिए यहाँ पर एक रो ऐसा भी इंसर्ट हो गया, स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है पर कॉलेज कोड नहीं है, क्योंकि फॉरेन की कैन टेक द नल वैल्यूज ऑल्सो। कारण क्या है कि फॉरेन की आपका प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है, और प्राइमरी की कहाँ पर अप्लाइड है, आपकी मास्टर टेबल, दैट इज द कॉलेज टेबल पे। तो कॉलेज टेबल में आप उसे नल नहीं डाल सकते, दैट मीन्स कॉलेज कोड को आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी, और वो वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। बट दिस कॉलम इज रिलेटेड टू द चाइल्ड टेबल, और चाइल्ड टेबल में क्या चीज है कि आपको यहाँ पर आप या तो नल डाल सकते हैं या तो वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कॉलेज टेबल में प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे नल की जगह फिर से 128 किया तो 128 के स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिर बदलना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर बोलेगा यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि आपका रोल नंबर जो है वो यूनिक है। तो ये देखिए अगेन 1 रो इंसर्ट हो गया, आप रन करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 डेटा आ गया, स्टूडेंट का नेम सेम है, क्लास सेम है, बट रोल नंबर मस्ट बी डिफरेंट क्योंकि उस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है प्राइमरी की। और स्टूडेंट नेम और क्लास पे भी क्या है, स्टूडेंट नेम पे ये है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी ही है, चाहे वो रिपीटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट नल होना चाहिए। क्लास पे भी मैंने चेक कंस्ट्रेंट डाल रखा है, इसलिए वो CS, या सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख दिया C केवल, तो विल इट टेक और नॉट, आप देख सकते हैं कि नहीं लेगा, चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि C लिख दिया। और चेक कंस्ट्रेंट ये चेक करेगा कि व्हाट लिस्ट ऑफ वैल्यूज यू हैव प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल। तो हमने CS, IT और EC लिखा था, तो अगर हम यहाँ पे EC लिख देंगे तो ये ले लेगा, बट यहाँ पे रोल नंबर भी आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं लेगा क्योंकि डिफरेंट रोल नंबर ही लेगा। तो अब देखिए 1 रो इंसर्टेड हो गया, अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये डेटा यहाँ पर इंसर्ट होता जा रहा है, रोल नंबर सारे डिफरेंट होने चाहिए, आपका कॉलेज कोड सेम हो सकता है। अब इसी तरह से आप कॉलेज में यहाँ पर सपोज करो मुझे यहाँ पे
स्टूडेंट की जगह यहाँ पर कॉलेज में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ये हिस्ट्री होती है, आप हिस्ट्री से आप अपनी लास्ट डेटा वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। इवन मैंने यहाँ पर वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर 128 की जगह सपोज मैंने यहाँ पे 130 का डेटा इंसर्ट कर दिया और GLB ITM की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पर ABS लिख दिया और यहाँ पर ये इंसर्ट करा दिया। तो देखिए 1 रो इंसर्ट हो गया। नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे 2 डेटा ले लिया। सपोज ये 130 हो गया, इसे मैं फिर से रन करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ कॉलेज में, तो ये नहीं लेगा। यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड, क्योंकि 130 का रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका, तो ये दोबारा नहीं लेगा। आप वैल्यूज डिफरेंट करेंगे तभी लेगा। ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये नहीं लेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए अगर हम इस वाली टेबल से, एक कमांड होती है डिलीट करना। अब सपोज यहाँ पे मैं 120 वाले को डिलीट करना चाहूँ, क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम कॉलेज where CC code equal to 128, put the semicolon। अब देखिए ये पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल से मैं एक डेटा डिलीट करना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या जवाब देगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। कारण क्या है कि जिस तरह से इंसर्शन में आपने देखा कि आई वांट टू इंसर्ट इन द चाइल्ड टेबल, कुछ नए रिकॉर्ड्स डालना चाह रही थी जिसका कॉलेज कोड आपकी पेरेंट टेबल से मैच नहीं कर रहा था, तो उसने अलाउ नहीं किया। इसी तरह से अगर आप पेरेंट टेबल से कोई डेटा आप डिलीट करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो रिकॉर्ड नहीं करने, डिलीट नहीं करने देगा, कहेगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है कि चाइल्ड टेबल में 128 से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और आप इस वजह से इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द रीजन जब हम 2 टेबल में रिलेशन डिफाइन करते हैं तो एक दूसरे से ये ऐसे अटैच होते हैं कि अगर आप कुछ डिलीट या अपडेट या इंसर्ट करना चाहते हैं तो चाइल्ड और पेरेंट का वो देखेगा डेटा। तो एट द टाइम ऑफ डिलीटिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल इट विल फर्स्ट चेक द कि चाइल्ड में कोई प्रेजेंट तो नहीं है। अगर चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड है तो आप पेरेंट से वो डेटा डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने डिलीट कर दिया तो 128 कोड के कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे AKTU के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, बिकॉज कॉलेज इज एग्जिस्टिंग एंड स्टूडेंट इज देयर एंड यू कैन नॉट डिलीट। तो सबसे पहले आपको चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, तब आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको फोर्सली इसे डिलीट करना है कि ठीक है अगर मैं पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट करूं तो ऑटोमेटिक चाइल्ड रिकॉर्ड भी चाइल्ड टेबल से डिलीट हो जाए उससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी कमांड है। आई विल डिस्कस दैट कमांड लेटर। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर कि आप इसे देखो नहीं डिलीट कर पाए, लेकिन अगर मैं 130 यहाँ पे लिखूं कि डिलीट फ्रॉम कॉलेज वेयर कॉलेज कोड इज 130, बिकॉज जस्ट नाउ आई हैव इंसर्टेड एंड देयर इज अ नो रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल। 130 से रिलेटेड कोई भी डेटा चाइल्ड टेबल में नहीं है। लेट्स सी, हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइल्ड टेबल में इससे रिलेटेड है कि नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 130 से रिलेटेड कोई डेटा है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर कॉलेज कोड 130 नजर नहीं आ रहा चाइल्ड टेबल, दैट इज दिस इज द स्टूडेंट टेबल का रिजल्ट है। स्टूडेंट टेबल के रिजल्ट में कोई भी 130 नहीं। तो अगर अब मैं ये कमांड चलाऊं दैट इज पेरेंट टेबल पे, तो देखिए पेरेंट टेबल से ये डेटा डिलीट हो गया, 1 रो डिलीटेड। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि आपके जो पेरेंट टेबल में अब एक ही रिकॉर्ड होगा, दैट मीन्स कॉलेज टेबल में देखिए यहाँ पर एक है 130 वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। नाउ एनीबडी हैव द क्वेरी? इतना जितना बताया समझ में आया?
तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट हियर फॉरेन की और यू कैन से रेफरेंस। जब भी हम फॉरेन की का जिक्र करेंगे ऑब्वियस सी बात है रेफरेंस वर्ड आएगा ही आएगा, रेफरेंस के साथ ही आपका फॉरेन की आता है। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हुआ आपका कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आप दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एक को पेरेंट और दूसरे को चाइल्ड बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है आपका दैट इज द ऑल्टर टेबल। आपका जो डीडीएल कमांड था, डीडीएल कमांड में हमने तीन चीजें देखी थी, दैट इज द क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल एंड तीसरा है ड्रॉप टेबल। नाउ ऑल्टर टेबल में आप यहाँ पे देखेंगे, ऑल्टर टेबल में हम कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, कंस्ट्रेंट के साथ साथ आप कुछ भी नया इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो कमांड होगा ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, यानी जो टेबल आपने बना रखी है उसी को तो मॉडिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला है आपका ऐड। अगर आपको कोई कॉलम नया ऐड करना है, आपको लग रहा है कि आपने वहाँ भूल गए, कॉलम के साथ साथ आप कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या आपने कॉलम बनाया था उसमें कंस्ट्रेंट भूल गए तो आप कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ये एग्जांपल है, कस्टमर है, कस्टमर का मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला है तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मॉडिफाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो स्टूडेंट का नेम है उसका साइज आपने 20 दे रखा, बट किसी स्टूडेंट का नाम जो है उसका साइज जो है वो 30 है, 20 आपने जो डिफाइन किया है उसमें वो नहीं ऑक्यूपाई हो रहा है उसका नाम, तो आप उस कॉलम का साइज जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम का साइज तो आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी टेबल में कोई डेटा पड़ा हुआ है पहले से, यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द डेटा टाइप बट यू कैन नॉट रिड्यूस दैट। अगर उसमें ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा है उस टेबल में तो आप किसी भी टेबल का साइज रिड्यूस नहीं कर सकते। आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसके लिए कंस्ट्रेंट ये है कि वो टेबल एम्प्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डेटा उसके साइज के अकॉर्डिंग वहां पर है, अगर आप उसे रिड्यूस करना चाहेंगे तो जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है उसका साइज रिड्यूस नहीं होता, बल्कि कॉलम का साइज आप रिड्यूस कर रहे हैं, और उस कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग पहले से ही उसमें डेटा पड़ा है तो यू कैन नॉट रिड्यूस दैट, बट यू कैन इंक्रीज। अगर 20 है तो आप उसे 30 बना सकते हैं, बट 20 का 10 नहीं कर सकते। नाउ तो उसके लिए कमांड होगा मॉडिफाई, कीवर्ड यहाँ यूज होगा, बाकी वही चीजें होंगी जो आप क्रिएट टेबल के में इस्तेमाल करते हैं। नाउ इसी तरह से अगर आपको कोई कॉलम लग रहा है अननेसेसरी है, इसका फ्यूचर में कोई यूज नहीं, तो आप उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एंड ड्रॉप कॉलम, कॉलम ये कीवर्ड है, ड्रॉप कॉलम एंड देन मेंशन द कॉलम नेम। तो यहाँ पर देखिए जैसे कस्टमर टेबल है उसमें हमने यहाँ ड्रॉप कॉलम लिखा और वहाँ पे ईमेल एड्रेस जो था उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये था टेबल से रिलेटेड ऑल्टरेशन। अब अगर हमने कंस्ट्रेंट यहाँ पर कुछ बनाया है, जैसे अभी हमने स्टूडेंट 1 में कंस्ट्रेंट लगाया था, अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें तो हमने वहाँ कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है कुछ पे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑल्टर टेबल, कस्टमर, ऐड कंस्ट्रेंट, PK1 प्राइमरी की आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने वहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लगाया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल, तो यू कैन ऐड द कंस्ट्रेंट हियर। कंस्ट्रेंट को ऐड के साथ साथ आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, एनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपने डिसेबल कर दिया तो इसका मतलब सपोज प्राइमरी की को आपने डिसेबल कर दिया, तो वो डिसेबल कैसे काम करेगा कि अब आप उसमें रिपीटेड वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। फिर आप एनेबल कर दोगे तो एनेबल नहीं लेगा, अगर आपने रिपीटेड वैल्यू डाल दिए तो उसको एनेबल करने नहीं देगा, कहेगा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है रिपीटेड, तो आप हम इसे एनेबल नहीं कर सकते। तो दीज आर द कमांड हियर कि कैसे आप लिखोगे। तो दैट इज द रीजन इन द स्टूडेंट टेबल आई हैव मेंशन द निक नेम। निक नेम इसलिए डाला था क्योंकि आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होती है ड्रॉपिंग के टाइम पे, डिसेबल करने के टाइम पे और एनेबल, क्योंकि आप प्राइमरी की नहीं यूज करोगे बल्कि प्राइमरी की का जो निकनेम आपने डाला था उसका इस्तेमाल करेंगे हम। नाउ अगेन यहाँ पे अगर तीसरा जो DDL का तीसरा कमांड है दैट इज द ड्रॉप टेबल। आपने जो अभी स्टूडेंट टेबल बनाई, स्टूडेंट 1 भी बनाई, स्टूडेंट भी बनाई, तो आप देख रहे हैं कि एक ही चीज के मैंने दो टेबल बनाए, स्टूडेंट भी और स्टूडेंट 1। तो आप इसमें से किसी एक टेबल को अगर आपको ड्रॉप करना विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू, you can drop that table, but once you drop the table you cannot roll back, I mean उसे आप undo नहीं कर पाएंगे। एक बार बिल्डिंग गिर गई तो बिल्डिंग को आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग को आप undo नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट जो डेटा है दैट मीन्स स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, अगर आपने उसे डिलीट किया है तो आप उसे रोल बैक कर सकते हैं अगर आपका डेटा कमिट नहीं हुआ है तो।
नाउ यहाँ पे क्या है, उसके लिए कमांड क्या है, ड्रॉप टेबल, दैट इज वेरी इजी, एंड देन मेंशन द टेबल नेम, जैसे कस्टमर का यहाँ पे है। अब आप चाहते हो कि ये देखो नेक्स्ट लाइन पे जो मैंने लिखा है ड्रॉप टेबल कस्टमर, एंड देन लिखा कास्केड कंस्ट्रेंट। कास्केड कंस्ट्रेंट का मतलब इस कस्टमर टेबल पे अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाइड है तो वो कंस्ट्रेंट भी ड्रॉप हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको अलग से उसे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे कुछ आपके कमांड्स हैं जिससे आप देख सकते हो कि आपके डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। दैट मीन्स ये सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल्स, दैट इज आर्या के अंदर में कितने टेबल हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम ऑल टेबल्स या डीबी, सेकेंड ऑप्शन ये है, कुछ कुछ जगह ये भी चलता है, तो हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। नाउ सेलेक्ट कंस्ट्रेंट, अब अगर आपको अपने कंस्ट्रेंट देखने हैं कि आपने क्या क्या कंस्ट्रेंट बनाए हैं, तो कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट टाइप फ्रॉम द यूजर कंस्ट्रेंट्स, वेयर टेबल नेम आप मेंशन कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट लिस्ट हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से है जहां पे आप कंस्ट्रेंट की वैल्यूज देख सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने सिस्टम पे कि ये था आपका डीडीएल, आज पूरा ये खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स डीडीएल के जितने भी कमांड है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो लेट्स सी, पहले तो हम यही वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट टेबल, दैट मीन्स STU1। तो हम इसी को रन करके देख लेते हैं। वो यहाँ पे आपको इस जो टेबल का नाम है वो कैपिटल में देना होगा, ये सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल में देना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट का जो नेम है वो देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने NN1 रखा था, ठीक। कंस्ट्रेंट टाइप यहाँ पर देखिए C है, इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट दिया था। PK1 प्राइमरी के लिए शॉर्टकट यूज हुआ है, और नॉट सिस्टम। अब एक कंस्ट्रेंट मैंने और डिफाइन किया था, दैट इज द फॉरेन की वाला जो था, बट उसका कोई मैंने नाम नहीं दिया था टेबल में। तो देखिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसको एक नाम दे दिया है ये। वेन एवर यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द निक नेम बाय द यूजर, द सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट द निक नेम, क्योंकि वो भी एक कंस्ट्रेंट था आपका। तो यहाँ पर इसने खुद ही निक नेम यहाँ पर बना दिया। ना अगर आप चाहते हो कि आपको जितनी भी टेबल आपने बनाई है सबका दिखाई दे, तो आप यहाँ से वेयर कंडीशन हटा दो। आर्या के अंदर में जितने भी टेबल्स पड़े होंगे वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, देखिए यहाँ पे। बट आप इसमें ये कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टेबल का कौन सा है, वो नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस टेबल का डेटा कौन सा है। तो अब देखो यहाँ पे 10 रोज सेलेक्टेड है, इस वजह से इतना दिखाई दे रहा। यहाँ पे आप रोज को बढ़ा लो, और यहाँ ऑटो कमिट ऑन है, इसे ऑफ कर दो, वरना जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं ना वो परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसे ऑफ कर दिया। अभी आप इसे रन करेंगे तो देखिए ये आ गया। इवन आप अपनी टेबल का देख सकते हैं, क्योंकि हमने NN1 वगैरह भी नाम डाला था, कहीं ना कहीं नजर आएगा। मोर देन 50 रोज अवेलेबल, यानी कि और भी सिस्टम में टेबल्स पड़ी हुई हैं, तो यू कैन टेक हियर। चलो मैंने 200 कर दिया, रन दिस। आप देखो यहाँ पे रन करते जाओ तो आपको ये देखिए हमारा वाला लास्ट में आ गया, NN1, CK1, PK1, ये सारी चीजें। तो ये जितने हमने जो दिया है ना तो हमें याद होगा। अब देखिए सिस्टम ऑटोमेटिक नाम यहाँ दिखा देता है, तो आपको वही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, वेयर टेबल नेम इज दिस, देन यू विल गेट द कि उसका निकनेम, आई मीन सिस्टम ने क्या प्रोवाइड किया व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रेंट नेम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके सिस्टम पे कितने टेबल है, तो यू कैन यूज हियर दिस कमांड, और आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और रन कर लीजिए इसे। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल नेम्स जितनी, एक तो DPT टेबल पड़ी हुई है, AMP, ये सारी सिस्टम ने ऑलरेडी हमारे पास ये होता है,
हमने देखिए एक स्टूडेंट टेबल बनाई थी, कस्टमर भी बनाई थी, कस्टमर 1 बनाया था, कॉलेज और स्टूडेंट 1। ये देखिए 6 टेबल है जो हमने बनाई है पिछले 2 या 3 दिनों में, वो टेबल भी यहाँ पर। ये बाकी जितनी टेबल्स हैं ये सारी पहले से बनी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल नेम, तो ये केवल टेबल नेम दे रहा है। आप स्टार कर दीजिए तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी वो सब आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखिए टेबल नेम होता है, देन टेबल स्पेस आई मीन ये यूजर्स का, क्लस्टर नेम, IoT नेम, ये सारी चीजें हैं। स्टेटस क्या है, वैलिड है, PCT फ्री है, PCT यूज्ड है। देन ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा डेटा है, इसलिए आपको सेलेक्टेड कॉलम ही अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप नाम प्रोवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाता है। डिग्रीज, कैश, ये देखिए कितना लंबा है यहाँ पर इसका, बफर, यूज़र। अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज, कंप्रेशन सब यहाँ पे डिसेबल्ड है अभी। ड्रॉप्ड, सेगमेंट, ये रिजल्ट, इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि हाउ मेनी टेबल्स, या आपने जो टेबल बनाई है वो सिस्टम में या आपके यूजर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप इंस्टेड ऑफ दैट आप ये वाला भी चला सकते हो, तो ये पूरा कंस्ट्रेंट की लिस्ट दे देता है। आप इसे अगर आप रन करोगे तो सेम यही चीज़ है जैसे आप कंस्ट्रेंट देख रहे थे, इसको शॉर्टकट में देखने का ये तरीका है। तो देखिए सारे कॉलम्स बताएगा, ये आपने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, आई मीन ये एक टेबल है, यूजर कॉन्स कॉलम्स जो है, जिसमें ओनर वगैरह सब पता चल जाएगा। ओनर यहाँ पर वर्क है 230, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कमेंट, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। एक तरीका ये है। एक और भी यहाँ पर ऑप्शन है देखने का, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, आप इसे भी डिटेल में चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर स्टार रख दूँ कॉलम नेम की जगह, आई मीन ये जो टाइप और नेम के अलावा अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहो कंस्ट्रेंट का तो भी आ जाएगा। आप इसे यहाँ से रिमूव कर दो और राइट हियर स्टार, और EMP की जगह चलो हम स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, अपनी टेबल जो हमने डिफाइन करी है उसका देखना चाहें तो। ये देखिए ओनर क्या है, आर्या है, आई मीन इस टेबल का जो यूजर है, यूजर कंस्ट्रेंट है ना, तो ये यूजर कंस्ट्रेंट कौन है, आर्या है। कंस्ट्रेंट टाइप क्या है, NN1 है, चेक 1 है, दिस 1 है। कंस्ट्रेंट टाइप यहाँ पे देखिए C या P और R आ रहा है, ये R स्टैंड्स फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे स्टूडेंट 1 आई मीन टेबल का नाम स्टूडेंट 1 है। सर्च कंडीशन S नेम इज नॉट नल, आई मीन यहाँ पर जो ये नॉट नल है कि स्टूडेंट का जो नाम है वो नल नहीं होगा। क्लास में देखिए आपने क्या डिफाइन किया है कंडीशन में, ये है। ओनर यहाँ पे दिखाई रहा है। नाउ R कंस्ट्रेंट नेम, दैट मीन्स सिस्टम कंस्ट्रेंट नेम जो यहाँ पर है वो ये है, क्योंकि ये रेफरेंस वाला है ना, तो ये ओनर कौन है, एक्चुअली जो मेन टेबल थी वो थी हमारी कॉलेज टेबल। कॉलेज टेबल पे भी जो हमने वहाँ पर प्राइमरी की बनाया है, क्योंकि उसमें भी मैंने उसका नाम नहीं दिया था, तो सिस्टम ने उसके लिए भी नाम दे रखा है। तो देखिए आपने ये जो रेफरेंस की बनाई है इससे लेके बनाया, क्योंकि कॉलेज टेबल में उस कंस्ट्रेंट का नाम ये है तो उससे रेफरेंस लेके ये बनाया, तो इसने ये दिखा दिया। डिलीट का कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जनरेटेड नेम है, ये बहुत सारे ऑप्शन इसके भी हैं, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इंडेक्स नेम क्या है, PK1 है। इंडेक्स ओनर कौन है, आर्या है। तो आप यहाँ पे ये सिस्टम रिलेटेड कुछ कमांड है जिससे आप अपनी टेबल्स, कंस्ट्रेंट सबको देख सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। अब आते हैं हम वापस, यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको देखने का तरीका बताया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑल्टर करना, कि ऑल्टर कैसे करेंगे। तो ऑल्टर करने के लिए यानी कि आपको टेबल कंस्ट्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले टेबल के ऑल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि टेबल हम कैसे ऑल्टर करेंगे। तो चलो वापस आ जाते हैं सिस्टम पे। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्लीन करने के लिए होता है, ये आई मीन देखो क्लियर द कमांड है। अब हमें अपने स्टूडेंट टेबल में सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर लेती हूँ कि स्टूडेंट 1 में कितना यहाँ पर वो है, हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फीस है। तो
तो मेरे पास यहाँ फ़ोन नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम मेरा है student1 और देन मैंने एंटर किया, यहाँ पे ऐड कीवर्ड लिखा एंड यहाँ पर आपको लिखना है फ़ोन नंबर। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करने जा रही हूँ फ़ोन, और इसका डेटा टाइप ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नंबर लेना होगा, डिजिट मैंने 10 लिया है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई हियर कंस्ट्रेंट यू कैन अप्लाई हियर कि आपको रखना, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई हियर कंस्ट्रेंट, तो आप इसे बंद करें और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दीजिए कि फ़ोन नंबर हमने डिफाइन किया एंड नाउ रन दिस। ये एक्चुअली 2 कमांड पड़ा है ना, तो यहाँ पे ये रन करो, अब आ जाएगा। तो आप देखिए टेबल ऑल्टर्ड हो गई है। अब ऑल्टर्ड हो गई तो आप देख सकते हैं कि क्या नया कॉलम ऐड हुआ कि नहीं हुआ, फ़ोन नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब सपोज फ़ोन नंबर की जगह मुझे यहाँ पर ईमेल लिखना है, स्टूडेंट का ईमेल ऐड करना है, तो ईमेल मैंने ऐड किया और ईमेल तो नंबर होता नहीं, तो आप यहाँ पे डेटा टाइप क्या लेंगे, वर्कर ले लिया, वर्कर 2 लिया और ईमेल का साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रही हूँ, मान लीजिए मैंने 30 कर दिया। अब आप इसे रन करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में आप एक ही कॉलम ऐड कर सकते हो, एक बार में आप 3 या 4 कॉलम भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिंगल लेके डाला, आप एक साथ कॉमा करके डाल सकते हैं जैसे क्रिएट टेबल में किया था। नाउ चेक दैट कि डिस्क्राइब करके देखते हैं क्या आया है कि नहीं आया है। यस, यहाँ पर ईमेल भी ऐड हो गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देखते हैं कि ईमेल और फ़ोन नंबर तो हमारा खाली पड़ा हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU1, पुट द सेमी कॉलन एंड देन रन करा तो आप देखिए फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ पर खाली पड़ा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने ऑल्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नेम, चलो यहाँ पे जो रोल नंबर है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस साइज। देखिए इसका 3 3 6 3 9, इसका डिफाइन किया था रोल नंबर मैंने 10, तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑल्टर टेबल, ऐड की जगह मैं यहाँ पे मॉडिफाई लिखने जा रही हूँ। मॉडिफाई करना है मुझे, सपोज करिए यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर ही मॉडिफाई करना है, तो इसका कॉलम नेम है रोल नंबर, जो नाम है वही टाइप करना होगा आपको, नंबर, रोल नंबर लिया और इसका जो डेटा टाइप था वो था नंबर और मेरे को इसको रिड्यूस करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे 10 था तो मैं इसे 5 या 6 करना चाह रही हूँ। तो देखिएगा क्या ये मुझे मॉडिफाई करने देगा, मैं ये कमांड चला रही हूँ, आई मीन ये हुआ मॉडिफाई का। तो देखिए यहाँ पर ये क्या मैसेज देगा, कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू डिक्रीज द प्रिसीजन और स्केल। आई मीन या तो ये एम्प्टी होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम जो साइज था इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है, आप देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर को काउंट कर लिया था, ये 5 डिजिट का, ये 3 है, ये 4 है और ये 9 डिजिट का है, 3 3 6 3 9, और ऑलरेडी मैंने इसका जो साइज रखा है वो 10 है। तो विल इट टेक द 9 और नॉट, चेक दैट कि 9 तक लेगा कि नहीं लेगा, ये हम ये चेक करके देख लेते हैं। कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू डिक्रीज द प्रिसीजन। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि अगर आपको ऑल्टर करना है और आप किसी भी कॉलम का साइज रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो टेबल या कॉलम क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, तब डिक्रीज होगा। बट सपोज अगर मैंने पहले 10 दिया था और अभी मैं यहाँ पे इसे 20 करना चाहूँ, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसको एम्प्टी होने की ज़रूरत नहीं है, ये फिल डेटा के साथ भी काम कर लेगा। तो देखिए मैंने रन किया और यहाँ पे देखिए टेबल ऑल्टर्ड हो गई। आप चाहो तो डिस्क्राइब करके देख सकते हो कि पहले 10 था अभी 20 हुआ कि नहीं हुआ, यू कैन चेक हियर। यस, रोल नंबर का अब देखो प्रिसीजन कितना हो गया, 20 हो गया। तो दिस इज द वे यू कैन ऐड, मॉडिफाई एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया। इवन अगर आपको कॉलम को ड्रॉप करना है तो नेक्स्ट कमांड क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है student1 आपने लिखा। नाउ नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, ड्रॉप, ये कीवर्ड है कॉलम, CLOUMN, कॉलम, कौन सा कॉलम मैं यहाँ पे डिलीट करना चाह रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है जो खाली है मैं वही। तो सपोज मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन ले लिया,
तो फोन कॉलम का नाम क्या है, फोन है, मैंने फोन लिखा था ना, पुट द सेमी कॉलन एंड रन दिस। देखिए यहाँ पर टेबल ऑल्टर्ड हो गई। अगेन हम रन करके देख लेते हैं सेलेक्ट वाले से कि क्या फोन नंबर पड़ा हुआ है या चला गया। देखिए फोन वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया, अभी केवल ईमेल बचा हुआ है हमारे पास। तो दिस इज द वे यू कैन ऑल्टर द टेबल। और आपने देखा कि कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तीनों काम हम यहाँ पर ऑल्टर की मदद से कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए आपको ये इस्तेमाल करना होगा। अब आता है कंस्ट्रेंट में हम कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले आप इतने कमांड की प्रैक्टिस करिए यहाँ पर कि जो भी मैंने आज बताया है। पीपीटी भी ऑलरेडी आप